हेलो, मैं सागर कुमार तिवारी 12th एग्रीकल्चर में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो अपन इससे पहले बात कर रहे थे, इससे पूरा पहले वाली वीडियो में कि भाई मृदा क्षरण के प्रकार की बात कर ली थी अपन ने कि भाई क्षरण कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, प्राकृतिक और त्वरित क्षरण। ठीक है, फिर बात कर ली थी अपन ने भाई प्राकृतिक क्षरण क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा होता है। त्वरित क्षरण क्या होता है, जो मानवों द्वारा या जानवरों द्वारा उत्पन्न होने वाला क्षरण क्या कहलाता है, त्वरित क्षरण कहलाता है। फिर अपन ने देख लिया था कि त्वरित क्षरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा त्वरित क्षरण 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है बेटा? एक तो होता है जल द्वारा क्षरण और दूसरा होता है वायु द्वारा। तो यहां अपन ने देख लिया था, जल द्वारा क्षरण की बात कर ली थी। जल द्वारा क्षरण में क्या देखा था अपन ने कि मृदा के कणों का जल की वर्षा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, जल क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जल क्षरण कहलाता है। फिर आगे अपन ने बात कर ली थी, आगे अपन ने बात क्या कर ली थी इसके बाद में कि भाई जल क्षरण कितने प्रकार का होता है। तो जल क्षरण कौन कौन सा होता है, बौछार क्षरण, परत क्षरण, रिल क्षरण, अवनालिका क्षरण। तो ये सारे क्षरण के प्रकार हो गए। अब बात करेंगे अपन जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो जलवायु है, एक स्थलाकृति है, स्थलाकृति मृदा के गुण, वनस्पति का प्रभाव और मानवीय कारक। ये 5 प्रकार के जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे मैं एक बात कहूं आपसे सीधी सी कि भाई किस प्रकार होगा, तो जलवायु क्या होगा, यदि वर्षा अधिक हो रही है तो क्या होगा, मृदा के कण बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। यदि वर्षा कम हो रही है तो भी क्या होगा, मृदा का हवा द्वारा क्षरण होगा। स्थलाकृति की बात करते हैं तो स्थलाकृति में क्या होगा कि जितनी अधिक ढलान होगी, मतलब जितनी अधिक ऊंचाई पे ढलान होगी उतना अधिक क्या होगा, मृदा के कण पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तीसरी बात करते हैं मृदा गुण के पॉइंट की। तो मृदा गुण क्या कहता है कि बलुई मिट्टी में कणों का विस्तार क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, पास पास, जबकि बलुई मिट्टी में कण क्या होते हैं, दूर दूर। और चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के कारण मृदा के कण आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा पाते हैं। लेकिन बलुई मृदाओं के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं हवा के द्वारा। बात करते हैं अगले पॉइंट की है वनस्पतियों का प्रभाव। तो कौन सा है, वनस्पतियों के प्रभाव की बात करते हैं। तो वनस्पति का प्रभाव क्या कहता है कि जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे उस मृदा की क्या होगी, जलधारण क्षमता भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। और जलधारण क्षमता ज्यादा होने से क्या होगा कि मृदा की उपजाऊ एवं उर्वरता क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा। अब वनस्पति वाली मृदा है तो उसपे क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे, जिससे क्या होगा कि मृदा वायु मतलब वर्षा की बूंदे सीधे किससे संपर्क में नहीं आती है, मृदा से। और सीधी मृदा से संपर्क में नहीं आने से क्या होता है कि मृदा क्षरण कम होता है। बात करते हैं अगला मानवीय कारक। तो मानवीय कारक आप सब जानते हो कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, वनस्पति को नष्ट करके खेतों का निर्माण कर लेता है। और उन खेतों के निर्माण से क्या होता है कि ढलान वाली दिशा बन जाती है, तो उससे क्या होता है, मृदा क्षरण अधिक होता है। तो एक एक के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। वैसे मैंने समझा दिया। देखो जलवायु की बात करते हैं तो क्या होगी कि भाई वर्षा की गहनता, अवधि और लंबे समय तक वर्षा के होने से मृदा के कणों पर क्या पड़ता, अपना प्रभाव डालते हैं। भाई सीधी सी बात क्या हो गई कि वर्षा क्या है, अधिकता है। यह क्या हो रहा है, लंबे समय से वर्षा हो रही है तो उसके कारण क्या होते हैं, मृदा के कणों पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि क्या होगी, देखो 2 पॉइंट होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं तो देखो वर्षा अधिक होगी तो मृदा क्षरण क्या होगा, अधिक होगा। और दूसरी बात करते हैं यदि वर्षा कम होगी तो मृदा क्षरण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और क्या होगा, देखो दूसरी बात बता दी मैंने कि यदि वर्षा अधिक होगी तो वर्षा अधिक होने से क्या होगा, मृदा क्षरण अधिक होगा। क्योंकि मृदा क्या होती है, मृदा के कण पानी में घुलकर या पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। और इनके कारण मृदा में उपस्थित पोषक तत्व भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। समझ गए जलवायु का
कि भाई वर्षा की गहनता, अवधि तथा लंबे समय तक वर्षा का होना मृदा के कणों पर अपना प्रभाव डालते हैं। यदि वर्षा कम होगी तो मृदा क्षरण कम होगा, यदि वर्षा ज्यादा होगी तो मृदा क्षरण क्या होगा, अधिक होगा, जिससे क्या होगा कि मृदा में उपस्थित पोषक तत्व एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। अब बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है स्थलाकृति। स्थलाकृति क्या कहता है भाई, सीधी सी बात है कि जितनी अधिक ढलान होगी, भाई यहाँ क्या है, अपन देखो बात करते हैं, जैसे ये ढलान है, ये क्या है, ये ढलान वाला चित्र बना दिया अपन ने एक। तो यहाँ देखो कि यहाँ क्या है, मृदा के कण होंगे, तो मृदा के कण क्या होंगे, पानी के साथ बहकर कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और जितनी अधिक ढलान होगी उतनी तेज गति से मृदा के कण कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब देखो ढालू भूमि पर क्षरण ज्यादा होता है, भाई जितनी क्या होगी ढलान होगी उस पे क्या होगा, क्षरण क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पानी के बहने के साथ साथ मृदा के कण क्या होते हैं, बहने लगते हैं। और बहने से क्या होता है कि ढलान वाली भूमियों में पानी सोखने की क्षमता भी क्या होती है, कम। क्यों होती है, क्योंकि पानी तो कहीं रुक ही नहीं रहा, सीधा कैसा आ रहा है, कंटिन्यू नीचे आ रहा है। तो अगर रुकता तो क्या होगा, मृदा की जलधारण क्षमता भी क्या होती है, अच्छी, क्योंकि पानी सोखती तब। ढलान की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही कटाव ज्यादा होगा। भाई जितना लंबा क्या होगा, ढलान होगी उतनी लंबी क्या होगा, उतना ही लंबा क्या होगा, मृदा का कटाव होगा, क्योंकि मृदा के कण क्या होते हैं कि चट्टानों से टूट टूट कर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे कणों में व्यक्त हो जाएगी, जिससे क्या हो गया, मृदा के कण अपने स्थान से, अपने मूल स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जिससे मृदा में पोषक तत्वों की आ जाती है, कमी आ जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं मृदा गुण की। तो मृदा गुण क्या होता है कि भाई दो प्रकार की मिट्टियों की तुलना करते हैं अपन। एक तो होता है बलुई मिट्टी यानी रेतीली, एक होती है चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो रेतीली मिट्टी में तो क्या होते हैं, मृदा के कण क्या होते हैं, पास पास उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि चिकनी मिट्टी में कण क्या होते हैं, पास पास एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और मृदा के कण पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। और आपको पता है कि क्या होता है, बलुई मिट्टी में तो क्या होते हैं कि मृदा के कण पानी में घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन चिकनी मिट्टी में क्या होता है, मृदा के कण एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं पाते हैं। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उस मृदा की जलधारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो समझ गए, क्या समझे अपन कि बलुई मृदाओं के कणों का विस्तार क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी बलुई मृदा के कण क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। जबकि चिकनी मिट्टी के कण क्या होते हैं, पास पास चिपके रहते हैं। और मृदा के कण पानी के साथ बहकर जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने से, जिन मृदाओं में क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, अधिक, तो उसकी क्या होगी, जलधारण क्षमता तथा मृदा को, कणों को आपस में बांधने की क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। समझ गए पॉइंट तीसरा कि भाई जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होगी, अधिक, तो उसकी जलधारण क्षमता तथा मृदा में कणों को आपस में बांधने की क्षमता भी क्या होती है, अधिक हो जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन वनस्पति प्रभाव की। तो वनस्पति प्रभाव क्या कहता है कि मृदा में जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ होंगे, क्या होंगे बेटा, मृदा में जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ होंगे तो मृदा की जलधारण क्षमता भी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। ये अपन बार बार पढ़ चुके हैं क्या कि भाई जितने अधिक मृदा में पोषक तत्व होंगे तो मृदा की उर्वरता क्षमता अधिक होगी, मृदा की उर्वरता क्षमता अधिक होगी तो मृदा की उत्पादकता क्षमता अधिक होगी। उसमें अगर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होगी, हमेशा ये बात ध्यान रखो कि जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा, तो उसकी जलधारण क्षमता, उत्पादक क्षमता, उर्वरता क्षमता, सभी प्रकार की क्षमताएं क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मृदा में जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ होंगे मृदा की जलधारण क्षमता भी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। पौधे की पत्तियां वर्षा की बूंदों को मृदा के कणों से सीधे टकराने से क्या कर देती है, रोक देती है। सीधे टकराने से कैसे रोक देती है, जिससे क्या होता है, मृदा क्षरण क्या होता है, कम। भाई वर्षा की बूंदे ऊपर से क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेज गति से नीचे की तरफ आती है। और नीचे की तरफ आने से क्या होता है कि जैसे वर्षा की बूंदे यहाँ से ऊपर से क्या होगी, टकराएगी, कहाँ आएगी, ये मृदा के कण है, ये धरातल पर क्या है, मृदा के कण होते हैं। तो यहाँ के सीधी तीव्र गति से टकराते हैं, जिसके कारण मृदा के कण अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित या तीतर बीतर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पौधे की पत्तियों पर ये कण क्या करते हैं, आकर गिरते हैं और धीरे इनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पौधे की पत्तियों से टकराने से क्या होती है, इनकी गति क्या हो जाती है, कम। और कम गति होने से इनका मृदा क्षरण भी क्या होता है,
कम होता है। तो मृदा में देखो सीधी सी बात क्या हुई बेटा, वनस्पति का प्रभाव, मृदा में जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ होंगे मृदा की जलधारण क्षमता भी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। पौधे की पत्तियां वर्षा की बूंदों को मृदा के कणों से सीधे टकराने से क्या कर देती है, रोक देती है, जिससे क्या होता है कि वनस्पति भूमि क्षरण को क्या कर लेती है, कम करने में सहायक होती है। अगला पॉइंट बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है ये मृदा जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों का, मानवीय कारक। तो मानवीय कारक क्या है कि मनुष्य द्वारा खेती का सही तरीका न अपनाने से मृदा क्षरण क्या होता है, अधिक होता है। भाई मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार जुताई करता है, निराई गुड़ाई करता है, खेत तैयार करता है, तो क्या होता है, जिससे क्या होता है, अधिक क्षरण होता है, जिससे क्या होता है, अधिक क्षरण होता है। ढालू भूमियों पर ढाल की दिशा से खेती करना, मतलब क्या होता है, आगे क्या है, खेत में क्या है, ढलान है, तो ढलान की दिशा में अगर अपन खेती करते हैं या नदी के किनारे खेती करते हैं, या बात करते हैं अपन कि भाई खाद का प्रयोग करना, एक ही फसल को बार बार उगाना, तो ये ऐसे क्या है, मानवीय कारक है जिनके द्वारा क्या होता है, क्षरण अधिक होता है। कौन कौन से कारक है, जैसे ढालू भूमियों में ढाल की दिशा में खेती करना, मतलब जिधर ढलान है उधर की तरफ खेती करोगे तो बह के तो आएंगे मृदा के कण। अगली बात करते हैं कि भाई नदी के किनारे खेती करना, नदी के किनारे खेती करने के बाद में खाद का प्रयोग करना, एक ही फसल को उगाना बार बार। आपको पता है हमेशा फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिससे क्या होता है, मृदा में पोषक तत्व तथा उर्वरता क्षमता क्या रहती है, बनी रहती है। तो ये सारे कारक कौन से हैं, मानवीय कारक होते हैं, जो जलीय क्षरण को बढ़ावा देते हैं, यानी जलीय क्षरण को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो समझ गए आप। तो ये सारे क्या थे, अपन ने आज पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात हो गई। अब आगे बात करेंगे अपन कि भाई इन जलीय क्षरण को रोकने में कौन कौन सी क्रियाओं का उपयोग करते हैं, जैसे जैविक क्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं, ठीक है, भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं। तो कौन कौन सी क्रियाएं जो सहायक होती है, जो जलीय क्षरण को रोक सकती है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है, जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे।